स्थिर वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा स्थिर वैद्युत ऊर्जा में परस्पर रूपांतरित होती है। तो देखिए यह समीकरण इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के समकक्ष है, इसलिए इसको मैं लिखता हूँ d²q/dt² प्लस ω0² इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ω0 इसकी आवृत्ति हो जाएगी 1/√LC, और ये शायद हर बच्चे को मालूम है ये कोणीय आवृत्ति है। तो जो दोलित्र की आवृत्ति होगी वो F बराबर ω0/2π इज इक्वल टू 1/2π√LC होती है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो L और C का मान परिपथ की आवृत्ति का निर्धारण करते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेटर्स होते हैं उनमें L और C का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ गई 1/2π√LC। अब अगर आपको कोई कह दे कि भाई इसका सामान्य हल बताइए, तो देखिए यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको कि चूँकि t बराबर 0 पर संधारित्र का आवेश अधिकतम होता है। मैं आपको सरल आवर्ती दोलक की बात बताता हूँ। सरल आवर्ती जब अपनी मूल अवस्था में होता है, अगर मैं कहता हूँ t बराबर 0 पे ये अपनी मूल अवस्था में यहाँ होता है, तब तो इसका फंक्शन लिखते हैं साइन ओमेगा टी। और अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से t बराबर 0 पे मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, तो बच्चों इसका इक्वेशन आएगा t कॉस ओमेगा टी से फंक्शन दिया जाएगा, क्योंकि t बराबर 0 पे अधिकतम कब होता है कॉस थीटा। t बराबर कॉस थीटा का मान अधिकतम होता है जब थीटा बराबर 0 हो। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस समीकरण का जो सामान्य हल है, इसका सामान्य हल मैं ऐसा मानता हूँ Q इज इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा 0t। क्योंकि t बराबर 0 पे आवेश का मान Q का अधिकतम, इसलिए मुझे यहाँ कॉस फंक्शन लिखना है। और Q बराबर Q0 कॉस ओमेगा टी लिखते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि dq डबल डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, Q डबल डॉट बराबर हो जाएगा -Q0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। परिपथ में धारा I का मान हो जाएगा माइनस dq/dt था तो माइनस माइनस प्लस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इस बात का सूचक है कि धारा भी जो है वो आवर्ती रूप से परिपथ में बदलती है। यद्यपि आवेश में और धारा में कलांतर होता है। जिस वक्त आवेश अधिकतम होता है धारा सर्किट में न्यूनतम होती है, और जब आवेश न्यूनतम होता है तब सर्किट में धारा अधिकतम होती है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त संधारित्र पर ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाता है उस वक्त सारी की सारी ऊर्जा प्रेरकत्व में, क्योंकि आप जानते हो हाफ Li² होती है, तो प्रेरकत्व में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का जो स्टोरेज है वो अधिकतम होता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि इस पर ऊर्जा और इस पर ऊर्जा परस्पर रूपांतरित होती हैं समय के सापेक्ष। और कितनी आवृत्ति से, मैं आपको आवर्तकाल भी यहाँ पे बता देता हूँ। t बराबर होता है 2π/ω0, तो ये हो जाएगा 2π√LC। इतने समय अंतराल पर प्यारे बच्चों ये ऊर्जाएं आपस में रूपांतरित होती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताऊंगा कि दोलन की आवृत्ति भले ही f है, लेकिन ऊर्जा के रूपांतरण की आवृत्ति 2f होती है। ये भी एक बात आप ज़्यादातर नोट कर लीजिए। यद्यपि बीएससी लेवल पे इस क्वेश्चन को तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे या कोई परीक्षा देंगे या किसी इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपको टीचर ये पूछ सकता है कि अगर दोलनों की आवृत्ति ओमेगा है तो बताइए ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन की आवृत्ति क्या है। तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं ओमेगा ही होगी साहब। नहीं, वो 2 ओमेगा होगी कोणीय आवृत्ति, और आवृत्ति 2f होगी, और आवर्तकाल आधा हो जाएगा। यह दोलित्र का प्रारंभिक सिद्धांत है। आप चाहो तो मैं इसकी ग्राफ भी प्लॉट करवा सकता हूँ आपको। आप देखें, मैथ्स के बच्चों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप ये कोस फंक्शन होता है, ये Q का ग्राफ हो गया, और ये जो है धारा का ग्राफ हो जाएगा। ये देखिए, ये धारा का ग्राफ हो जाएगा। ये धारा, ये I का ग्राफ है और ये Q का ग्राफ है। 0
और टी यहाँ पर ये टी आ गया है। तो आप देख सकते हो जब आवेश अधिकतम होता है तो धारा न्यूनतम होती है। और अगर हमें कोई कहते ऊर्जा का ग्राफ प्लॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लीजिए। शुरू में ऊर्जा किस पे ज़्यादा है? संधारित्र पे। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV² या हाफ Q²/C। तो Q अधिकतम होगा तो ऊर्जा भी अधिकतम होगी। तो ऊर्जा की आवृत्ति इस प्रकार से, ऊर्जा नेगेटिव जाएगी नहीं, ध्यान देना इस बात पे। देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो फिजिक्स में बहुत काम की होती हैं। ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होगी। इसका ये अर्थ नहीं लगाएं कि ऊर्जा ऋणात्मक कभी नहीं होती। एटम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नेगेटिव होती है। ये जो नीले रंग में मैंने ऊर्जा बताई है ये संधारित्र की ऊर्जा है, U कैपेसिटर। और लाल रंग में जो बताई है मैंने वो इंडक्टर की ऊर्जा है, UL। UL का तात्क्षणिक मान प्रिय विद्यार्थियों हाफ LI² होता है और UC का मान हाफ Q²/C होता है। और आप देख सकते हैं ये दोनों ऊर्जाएं परस्पर रूपांतरित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देखें कि ये काम ऊर्जा वापस 0, T/4, T/2, 3T/4 और T पे जा कर के ये T आएगा। तो एक चक्र में ये 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है, इसलिए इसकी आवृत्ति डबल होती है। अब मैं आपको वो कसौटी बता रहा हूँ कि कोई भी प्रवर्धक कब दोलित्र के रूप में कार्य करेगा। इसको हम कहते हैं बार्कहाउज़न क्राइटेरिया या बार्कहाउज़न प्रतिबंध। इसकी बात करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है जो BSc के आपको हर दूसरे तीसरे वर्ष पेपर में मिल जाएगा। ये सामान्य जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको फीडबैक एम्पलीफायर का चित्र बना के दिया था। ए एम्पलीफायर की ओरिजिनल गेन है, बीटा नेटवर्क से हम फीडबैक करते हैं, VF फीडबैक सिग्नल है पुनर्निवेशी, सिग्मा मिक्सचर है, मिक्सर है जो निवेशी परिपथ को फीडबैक के साथ संयोजित करता है। और VIF इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है। मैं आपको ये सिद्ध कर चुका हूँ, यहाँ नहीं करवाऊँगा, परीक्षा में आपको करके आना है कि चित्रानुसार पुनर्निवेशी प्रवर्धक की परिणामी लब्धि AF बराबर 1/(A/1 - बीटा A होती है। सब जानते हो। यहाँ बीटा पुनर्निवेशी गुणांक है प्रिय छात्र छात्राओं। अब यदि हम बीटा और A के मान इस प्रकार निर्धारित करें कि A बीटा का मान +1 हो जाए तो आप देखिए साधारण सी गणित है, A/(1 - 1) बराबर अनंत हो जाएगा तो AF का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में VI बराबर 0 हो तब V इफेक्टिव बराबर VF अर्थात पुनर्निवेश के द्वारा ही निवेश प्रदान किया जाता है। यही एक दोलित्र का सिद्धांत भी है। अतः स्वयं प्रेरित दोलनों के लिए जो पहली कंडीशन है, प्रतिबंध है, वो है कि मोड ऑफ बीटा A की वैल्यू +1 होनी चाहिए। और इसका अर्थ ये है कि जो पुनर्निवेशी संकेत है वो निवेशी संकेत के साथ समान कला में होना चाहिए। तो पुनर्निवेशी परिपथ धारा में कुल 0 अथवा 2π के पूर्ण गुणज के रूप में कला का विस्थापन करें। इन दोनों प्रतिबंधों को हम बार्कहाउज़न क्राइटेरिया कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगली बार हम 2 प्रकार के जो दोलित्र हैं, हार्टले दोलित्र और कॉलपिट दोलित्र, उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप को शुभकामनाएं। थैंक यू।